everyone. Welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. Next question is the largest territories among herbivores is of. तो यहाँ पर कुछ herbivores के नाम दे रखे हैं और उसमें largest territory पूछा है. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि territory होता क्या है. Territory एक specific fixed area होता है. किसी भी जगह पर एक fixed area होता है जिसको एनिमल्स और ग्रुप ऑफ एनिमल्स के थ्रू डिफेंड किया जाता है. डिफेंड यहाँ पर मार्किंग के थ्रू कर सकते हैं, एग्रेशन शो करके कर सकते हैं, या फिर कोई कॉलिंग इनकी स्पेसिफिक कॉल हो सकते हैं जिसके थ्रू ये उसको डिफेंड कर सकते हैं. सो टेरिटरी इज अ फिक्स्ड एरिया that an animal or group of animal actively defends against other of the same species. तो सेम स्पीशीज के एनिमल्स या फिर समटाइम्स अदर स्पीशीज के जो भी एनिमल्स है उसके अगेंस्ट अपनी जो फिक्स्ड एरिया है उसको डिफेंड करना. डिफेंड क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड मेटिंग अपॉर्चुनिटी एंड शेल्टर एंड नेस्टिंग साइट्स. तो उसके लिए टेरिटरी को ये डिफेंड करके रख सकते हैं, वहां पर मार्किंग करते हैं कुछ. तो टेरिटरी ये होती है, एक फिक्स्ड एरिया होता है जिसको डिपेंड किया जाता है अगेंस्ट द सेम स्पीशीज और अनदर स्पीशीज. जनरली सेम स्पीशीज के अगेंस्ट इसको डिपेंड करते हैं. तो इसमें लार्जेस्ट टेरिटरी किसकी होगी? अब जेब्रा की बात करें, एंटीलोप्स की बात करें. एंटीलोप्स के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आ सकती हैं. इसमें गजेला आ सकता है, इसमें इम्पालाज आ सकते हैं. जेब्रा जो है वो भी ग्रुप के अंदर रहते हैं. काफी कुछ इनका हार्ट्स होते हैं या फिर इसको हेरम बोला जाता है. तो ये हेरम के अंदर रहते हैं. तो जो जेब्रास होते हैं वो हेरम के अंदर रहते हैं या फिर इनका जो लार्ज हार्ट होता है. पर ये हाईली सोशल है और साथ साथ में ग्रेजिंग करते हैं. तो मतलब इनके अंदर जो टेरिटरी है वो काफी कम होगी. तो इनको मॉडरेट स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, इतनी ज्यादा टेरिटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये एक साथ रहते हैं. तो इसमें लार्जेस्ट टेरिटरी तो नहीं हो सकती. और उसी तरह से एंटीलोप के अंदर भी इसी तरह से ये हर्ट्स में रहते हैं और स्मॉल एनिमल्स होते हैं. तो इनके अंदर भी इतनी ज्यादा बड़ी टेरिटरी नहीं हो सकती. इन सब के अंदर देखें तो यहाँ पर हिप्पोकैम्पस तो एक मरीन ऑर्गेनिज्म है, मरीन एनिमल है जिसको बोला जाता है सी हॉर्स, और ये कार्निवोर्स है. तो ये तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया. राइनोसिरोस जो है वो काफी ज्यादा लार्जेस्ट एनिमल है और ये सॉलिटरी भी रहते हैं. कुछ मेल जो है इसके अंदर वो यहाँ पर हर्ट्स के अंदर रह सकते हैं, लेकिन जो फीमेल है वो अपने काब्स के साथ में सिंगल अकेली रहती हैं. तो इसमें जो राइनोज है सोलिटरी रहेंगे. अगर कोई भी एनिमल सोलिटरी रहेगा तो अपनी टेरिटरी को ज्यादा दूर तक वो फैला के रखेगा ताकि उसको वहां पर उसको प्राइवेसी, उसको सिक्योरिटी मिल पाए. और राइनोसिरोस का जो साइज है बॉडी का वो भी काफी ज्यादा है, तो उसको लार्जर टेरिटरी की जरूरत पड़ेगी. और ये अप टू 5 to 50 किलोमीटर स्क्वायर तक हो सकते हैं इसकी. ये डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज. तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा राइनोसिरोस, बिकॉज राइनोसिरोस को इसका जो बॉडी साइज है वो भी काफी बड़ा है. इसके साथ साथ में ये सॉलिटरी रहते हैं तो इनको लार्जर टेरिटरी की जरूरत पड़ेगी. तो अमंग दीज ऑप्शंस ऑप्शन नंबर 4 इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ बर्ड सॉन्ग्स फॉल इन विच ब्रांच ऑफ इथोलॉजी. तो यहाँ पर बिहेवियर को, जो एनिमल बिहेवियर है उसको इथोलॉजी भी बोला जाता है. तो इथोलॉजी के अंदर जो बर्ड सॉन्ग की स्टडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर देखें तो जियोफोनी जो है वो जो नेचुरल साउंड्स आते हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल नेचुरल साउंड लाइक नॉन बायोलॉजिकल नेचुरल साउंड्स. अब कौन कौन से हो सकते हैं नॉन बायोलॉजिकल नेचुरल साउंड्स? लाइक रेनफॉल की आवाज, रेनिंग की आवाज, विंड की आवाज, या फिर कोई पानी बह रहा है तो फ्लोइंग वाटर की आवाज. तो ये सारे जियोफोनी के अंदर आते हैं. तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, बर्ड सॉन्ग से रिलेटेड नहीं है. बायोफोनी क्या होता है? जिसके अंदर सारे जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है एक पर्टिकुलर जगह पर, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की आवाज, जिसमें बर्ड सॉन्ग भी हो सकता है, इंसेक्ट की आवाज भी हो सकती है, फ्रॉग्स की आवाज भी हो सकती है, मेमल्स की आवाज भी हो सकती है. तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की आवाज जो आती है उसको बोला जाता है बायोफोनी. तो बायोफोनी के अंदर बर्ड सॉन्ग इंक्लूड हो सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स की आवाजें आएगी. ओनली फॉर बर्ड सॉन्ग्स के लिए नहीं है ये, इस वजह से ये भी गलत हो गया. जू म्यूजिकोलॉजी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, क्योंकि जू म्यूजिकोलॉजी के अंदर बर्ड सॉन्ग या फिर कोई भी एनिमल्स अगर पर्टिकुलर कोई वोकलाइजेशन कर रहा है या फिर कोई भी आवाज निकाल रहा है तो उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है जू म्यूजिकोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर दिस इज द ब्रांच ऑफ इथोलॉजी और म्यूजिकोलॉजी, जहां पर स्टडीज की जाती है म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ एनिमल साउंड्स. एनिमल साउंड्स के म्यूजिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? लाइक बर्ड सॉन्ग्स हैं, वेल भी सॉन्ग आती हैं तो वेल के सॉन्ग है,
या फिर अदर वोकलाइजेशंस लाइक स्पेशल पैटर्न को देखा जाता है, इसमें स्पेशल रिदम्स को देखा जाता है, मेलोडीज को देखा जाता है, कम्युनिकेशन फंक्शन को देखा जाता है। तो ये है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। जू म्यूजिकोलॉजी के अंदर बर्ड सॉन्ग्स या वेल सॉन्ग्स पर्टिकुलर एक और किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कम्युनिकेशन और वोकल जो स्टडीज है, म्यूजिकल स्टडी है, उसको किया जाता है। बायोजेम्योटिक्स जो है इसके अंदर साइन और सिंबॉलिक जो साइन होते हैं, जो सिग्नल्स या फिर साइन जो होते हैं उसकी स्टडी की जाती है कम्युनिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इशारों में बात करते हैं, साइंस से बात करते हैं और सिग्नल से बात करते हैं, उसको बोला जाता है बायोसेमियोटिक्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये डायरेक्ट इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है बिहेवियर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ दीज यू सोशियलिटी इज नॉट फाउंड। सो यहाँ पर यू सोशियलिटी किसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहती है उसके बारे में पूछा है। यू सोशियलिटी बेसिकली होता क्या है, सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल्स के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है जिसके अंदर वर्कर्स होते हैं, हनी बी के अंदर क्वीन होती है, कोऑपरेटिव ब्रूड केयर करने वाले अलग होते हैं, या फिर ओवरलैपिंग जनरेशंस होती हैं। तो ये सारी जो चीजें प्रेजेंट रहती है ये हाइमेनोप्टेरा की जो इंसेक्टा क्लास के हाइमेनोप्टेरा जो ऑर्डर है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। हाइमेनोप्टेरा के अंदर आते हैं बीस, हनी बी वगैरह, एंड्स आ जाती हैं उसके अंदर, वास्प आ जाते हैं, फिर आइसोप्टेरा के कुछ टर्माइट्स आ जाते हैं, और कुछ मेमल्स के अंदर भी यू सोशियलिटी प्रेजेंट रहती है लाइक मोल रेड जो होते हैं उनके अंदर यू सोशियलिटी प्रेजेंट रहती है। हनी बी के अंदर हम देखते हैं क्वीन होते हैं, वर्कर होते हैं, ड्रोन होते हैं। तो ये अलग अलग यू सोशल डिविजन्स होता है एनिमल्स का। कोऑपरेटिव कॉलोनी लाइफ होती है इनकी। एंड्स के अंदर भी देखते हैं क्वीन, वर्कर और सोल्जर्स होते हैं। एक्सट्रीमली एडवांस्ड कास्ट सिस्टम होता है एंड्स के अंदर। और फिर वास्प के अंदर भी इसी तरह का इसमें पेपर वास्प होता है, येलो जैकेट होता है, या फिर हॉर्नेट्स होते हैं। ये यू सोशलिटी शो करते हैं। कुछ इसमें ऐसी स्पीशीज भी हैं जो यू सोशलिटी शो नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी इसमें मोस्ट ऑफ द स्पीशीज कोऑपरेटिव नेस्टिंग करती हैं, कास्टिज्म इसमें प्रेजेंट रहता है। हाउस फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके अंदर ये यू सोशलिटी प्रेजेंट नहीं रहती है। हाउस फ्लाई के अंदर ये सोलिटरी है और ये अकेले रहना पसंद करती हैं। तो इसके अंदर ऐसा कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा जाता है, कोई कास्ट सिस्टम या कोई कोऑपरेटिव ब्रूड केयर नहीं देखा जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हनी बी, वास्प एंड एंड्स ये सारे हाइमेनोप्टेरा के हैं और इनके अंदर कोऑपरेटिव ब्रीडिंग यू सोशलिटी प्रेजेंट रहती है, लेकिन हाउस फ्लाई के अंदर नहीं रहेगी। इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who suggested that the odor of a strange male mouse blocked the pregnancy of a newly conceived female mouse। तो ये एक फिनोमिना है जिसको दिया था सबसे पहले हेलेन ब्रूस ने इसको दिया था। इन्होंने बताया कि जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंज माउस जो होती है उसकी जो ऑर्डर होती है वो किसी भी अनादर जो रिसेंटली मेटेड जो फीमेल होती है उसकी प्रेगनेंसी को ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब उसमें फेलियर ऑफ इम्प्लांटेशन देखा जाता है। ये जो मेथड है, ये फिनोमेना इन्होंने डिस्क्राइब किया था 1959 के अंदर, और इनका नाम है हिल्डा मार्गरेट ब्रूस, लेकिन इसको हेलेन ब्रूस बोला जाता है। तो हेलेन ब्रूस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेंडर डी ली है न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन इन रोडेंट्स। तो रोडेंट्स के अंदर न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल देखा इन्होंने, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स के ऊपर काम किया, और रिप्रोडक्शन को न्यूरो एंडोक्राइनली कंट्रोल किया जा सकता है उसके ऊपर इन्होंने स्टडी की। जॉर्ज डॉड की बात करें तो इन्होंने परफ्यूम एंड ऑल्फैक्टरी रिसर्च में, ये केमिस्ट थे एक्चुअली, तो इन्होंने परफ्यूम एंड ऑल्फैक्टरी रिसर्च की है, बट दिस इज नॉट द लिंक विद दिस फिनोमेना। सो these work with these are he is the chemist and work on perfumes। डब्ल्यू के वाइटन की बात करें तो डब्ल्यू के वाइटन ने वाइटन इफेक्ट दिया था, वाइटन इफेक्ट डिस्कवर किया था, जिसका कहना है कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्टर साइकिल इन फीमेल माइस एक्सपोज टू मेल फेरोमोन्स।
अगर मेल फिरोमोन्स से एक्सपोज कर दिया जाए किसी फीमेल माइस को तो उसका जो ईस्टर साइकिल है वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। ये फिनोमेना कहलाता है वाइटन इफेक्ट, और दिस इज द डिफरेंट फिनोमेना not related with Bruce, Helen Bruce, and not related with block the pregnancy, but it is the related with synchronization of estrous cycle. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सोसाइटी ऑफ लायंस वेयर द कोर ऑफ द ग्रुप्स इज फॉर्म्ड बाय रिलेटेड फीमेल इज कॉल्ड। तो फीमेल्स जो है वो मिलकर एक ग्रुप, कोर ऑफ द ग्रुप्स बनाती है, उसको क्या बोला जाता है लायंस के अंदर। तो फीमेल्स की बात आई है तो यहाँ पर देखा जाए तो पोलीगाइनी की बात करें तो पोलीगाइनी मीन्स वन मेल मेट विथ lots of females। ये एक मेटिंग प्रोसीजर है, ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका। तो ये रिलेटेड नहीं है कोर ऑफ द ग्रुप्स या फिर किसी फीमेल से रिलेटेड नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मेट्रियार्कियल सिस्टम ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो लॉयंस होते हैं ये जो बिग कैट फैमिली है उनसे सबसे अलग और यूनिक है, बिकॉज दे आर सोशल। क्योंकि इनके अंदर जो मोस्टली जो होते हैं बिग किड्स, वो अदर जो बिग किड्स हैं वो सोलिटरी होती है, लेकिन दे आर बट लॉयंस आर सोशल, क्योंकि ये ग्रुप्स के अंदर रहते हैं और इनके ग्रुप को बोला जाता है प्राइड। तो प्राइड जो होता है, कोर ऑफ द प्राइड, उसके अंदर क्या होता है, फॉर्म्ड बाय द रिलेटेड लॉयनेस। जैसे एक लॉयनेस है, मदर लॉयनेस है, उसकी डॉटर्स हैं, उसकी सिस्टर्स हैं, उसकी आंट्स हैं, ये एक साथ में हंटिंग करती हैं, एक साथ में अपने जो कब्स हैं उनको रेज करती हैं, कोऑपरेटिवली उनकी रेजिंग होती है। और उसमें जो मेल होते हैं वो जनरली सोलिटरी होते हैं, लेकिन वो कभी कभी उस प्राइड को ज्वाइन कर लेते हैं फॉर द मेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग। तो ये यूनिकनेस होती है लायंस के प्राइड्स के अंदर। तो इसको बोला जाता है मेट्रियार्कियल सिस्टम। हायरार्कियल सिस्टम क्या होता है, जिसमें हायरार्की प्रेजेंट रहो, जैसे कि कुछ हायरार्की हो, जैसे कि कोई जिसमें कुछ रैंकिंग हो, डोमिनेंसी के बेस पर रैंकिंग हो, कि कुछ एक सबसे ज्यादा डोमिनेट होगा फिर उससे थोड़ा नीचे नीचे वाला। तो लॉयंस के अंदर भी इस तरह की डोमिनेंसी देखी जाती है, क्योंकि लॉयंस अगर डोमिनेंट, जो भी डोमिनेंट लॉयन होगा वही फीमेल के साथ में मैटिंग करेगा। लेकिन ये हायरार्कियल सिस्टम मेल से रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड नहीं है। तो इस वजह से ये हायरार्कियल सिस्टम यहाँ पर आंसर हमारा नहीं हो पाएगा। ब्रॉडकास्ट प्रोमिस्क्यूटी, प्रोमिस्क्यूटी क्या होता है कि मेल्स विद लॉट्स ऑफ फीमेल पार्टनर्स एंड फीमेल्स विद लॉट्स ऑफ मेल पार्टनर्स। तो दोनों के अंदर जो स्टेबल पार्टनरशिप नहीं होती है, रेंडम मेटिंग होती है, उसको बोला जाता है प्रोमिस्क्यूटी। तो ये लॉयंस के केस में नहीं होता है, ये चिंपैंजी वगैरह के केस में होता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मेट्रियार्कियल जो सिस्टम है वो प्रेजेंट रहता है लॉयंस की सोसाइटी के अंदर, स्पेशली फीमेल्स के अंदर, जिसको कोर ऑफ द ग्रुप बोला जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है एनिमल बिहेवियर या इथोलॉजी से रिलेटेड। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।